हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ओसीपी के बारे में। ओसीपी का मतलब होता है कि अगर इसका फुल फॉर्म समझे तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। आखिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की नीड क्यों हुई? क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया और और कोई लेडी है उसको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, तो उसको रोकने के लिए हम ओसीपी का यूज करते हैं। और ओसीपी को प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ओसीपी का यूज करते हैं, तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि आखिर प्रेगनेंसी होती कैसे है, प्रेगनेंसी में क्या क्या फेज होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले एक बेसिक चीज़ देखें तो सबसे पहले ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो ओवम होता है ओवेरियन फोलिकल से निकल कर वो फिलिपियन ट्यूब में चला जाता है। जैसे ही ओवम ओवेरियन फोलिकल से निकल कर फिलिपियन ट्यूब में जाता है, तो हमारे फिलिपियन ट्यूब में मोटिलिटी होती है। और ये फिलिपियन ट्यूब क्या की मोटिलिटी के कारण क्या होता है, ये ओवम जो है स्पर्म की तरफ मूव करता है। और एट द एम्पुला, एट द जंक्शन, मीन वी कैन से एम्पुला, एट द पॉइंट ऑफ द एम्पुला स्पर्म और ओवम का मीटिंग होता है। स्पर्म और ओवम का मीटिंग होने से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है, और वो जायगोट क्या होता है, यूटेरस में जाकर के इम्प्लांट हो जाता है। मतलब कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई। तो हमको क्या है कि ओसीपी देकर कर इसको रोकना है। अगर हम एक ओसीपी की बात करें तो ओसीपी कितने जगहों पर काम करेगी। तो हम सबसे पहले बात करें आखिर ओवुलेशन हुआ कैसे। तो ओवुलेशन का एक मेन रीजन होता है कि एलएच सर्ज। जब आपका 14 डे आएगा तो उस दिन एलएच क्या होता है, वुमन बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो जाती है। मतलब क्या, बहुत एक्सेस हो जाता है, जिसको बुलाता है एलएच सर्ज। इसीलिए सर्ज का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा अचानक से इंक्रीज हो जाना। अगर एलएच सर्ज होता है तो ओवुलेशन होता है। तो हम ओसीपी देकर हम क्या चाहते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले आपको यूटेरस का डायग्राम बनाते हैं। फिर यूटेरस का डायग्राम के बाद आपको हम बताते हैं। तो आपने यूटेरस के बारे में तो पता ही होगा। ये अपना यूटेरस है। ये अपना यूटेरस है। यूटेरस तो अपना पीयर शेप्ड होता है। ये फेलोपियन ट्यूब का ये है। इसमें आपको एम्पुला पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये अपना क्या होगा, ये अपना हो गया फिम्ब्रिया, जो कलेक्ट करता है। और फिम्ब्रिया के आगे क्या होता है कि ये अपना हो गया क्या, ये अपना ओवरी हो गया। ओवरी के ओवरी के अंदर क्या हो गया, अपना हो गया ओवेरियन फॉलिकल रहता है। इस ओवेरियन फॉलिकल के अंदर मेरा ओवम छिपा हुआ रहता है। ये बीच में रेड कलर का जो पोर्शन है ये ओवम है। इस ओवम को क्या होना है कि फिलोपियन ट्यूब में जाना है। फिलोपियन ट्यूब में जाने के बाद स्पर्म से मीटिंग होना है। इसका फ्यूचर है इसका। तो तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि हमको ओसीपी देना है। ओसीपी का मतलब क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। हमको ओव्यूलेशन किसी भी हालत में नहीं होने देना है। तो हम यहाँ पर अगर हम पॉइंट मार्क करें तो हमारे पास बहुत सारा ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है कि यहाँ से जो मेरा ओवम फिलोपियन ट्यूब में जा रहा है, फिमरिया इसको कलेक्ट कर रहा है। मतलब ओवुलेशन के बाद हम इस फेज को कैंसिल कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट फेज ये हमारा पहला वाला पोर्शन हुआ। अगर हम यहाँ पर काम करें, अगर ओसीपी यहाँ पर जाकर काम कर देती है ओवुलेशन के बाद फिलोपियन ट्यूब में जो ओवम जा रहा है, अगर उसको रोक देती है, फिलोपियन ट्यूब में जाने नहीं देती, तो ओसीपी का पहला काम कंप्लीट हो गया। अब स्पर्म अगर आ भी रहा है तो एग अवेलेबल नहीं है, मतलब ओवम अवेलेबल नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरा में क्या है, अगर हम ये अपना फिलोपियन ट्यूब में, तो फिलोपियन ट्यूब के अंदर मोटिलिटी होती है। मोटिलिटी का मतलब होता है क्या, कि जैसे ही ओवम आती है तो फिलोपियन ट्यूब का मूवमेंट होता है। ये क्या करता है, मूवमेंट कर ओवम को जो है एक स्पर्म की डायरेक्शन में ले जाती है ताकि मीटिंग हो सके। तो हम दूसरा कंडीशन ये भी बोल सकते हैं कि हमको फिलोपियन ट्यूब मोटिलिटी को अगर हम रोक दें तो यहाँ पर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ये भी करती है, तो यहाँ पर प्रेगनेंसी से बच जाएंगे। और तीसरा क्या है कि मान के चलिए ये अपना एम्पुला वाला पोर्शन है। ये एम्पुला वाला पोर्शन है जो ये रो से दिखाया गया है। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना है। मतलब क्या, किसी भी हालत में ओवम और स्पर्म को यहाँ पर आकर के मीटिंग पॉइंट है इसका। डिसाइड है कि पहले से मीटिंग करना है। आपने क्या किया कि ओवम जो निकल रहा था फिलिपियन ट्यूब में जा रहा था, वहाँ पर आपने बैरियर लगा दिया। आपने ओसीपी देकर को उसको जाने नहीं दिया, प्रेगनेंसी नहीं हुई। सेकंड में आपने क्या किया कि फिलिपियन ट्यूब की मोटिलिटी को ही प्रिवेंट कर दिया, कम कर दिया, तो प्रेगनेंसी के चांस कम हो गए। तीसरा में क्या है कि तीसरा का रीजन क्या है कि मान ये अपना सर्विक्स वाला रीजन है, सर्वाइकल रीजन है सर्विक्स वाला। तो स्पर्म स्पर्म क्या होता है, सर्विक्स से होकर के पेनिट्रेट करते हुए क्या करेगा, जैसे ये स्पर्म है अपना, स्पर्म आएगा और वो क्या करता है,
स्पर्म आने के बाद इस जंक्शन पर जो अपना एम्पुला वाला जंक्शन है, एम्पुला वाला जंक्शन पर पहले से मीटिंग तय हुई थी, वहाँ पर पहुँचेगा और वहाँ पर ओवम भी, वहाँ पर ओवम को भी वहीं पर आना है। तो इसका मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो वाला पोर्शन है आपको, सर्वाइकल पोर्शन सर्विक्स वाला, तो उसमें क्या करते हैं कि इसको हमको थिकेंड कर देना है, मतलब कि इतना ज़्यादा म्यूकस को एक्यूमुलेट कर देना कि एक ड्रग होती है, मतलब इसका काम होता है कि सर्वाइकल म्यूकस जो थिक एंड होस्टाइल हो गया, मतलब क्या सर्वाइकल म्यूकस अगर थिक और होस्टाइल हो गया तो स्पर्म का पेनिट्रेशन बहुत कम हो जाएगा। अगर स्पर्म जाना भी चाहते पेनिट्रेशन बहुत लो हो गया, मतलब क्या एक चांसेज है कि प्रेगनेंसी न हो, मतलब तीसरा कंडीशन ये है। तो हम चाहते हैं कि स्पर्म जहाँ से एंट्री कर रहा है उस वाले एरिया को हम थिकेंड कर दें, मतलब जो सर्वाइकल म्यूकस है उसको थिकेंड और हॉस्टाइल बना दें, जिसके कारण प्रेगनेंसी से हम बच सकते हैं। और चौथा क्या है कि चौथा तो आपको पता है कि इम्प्लांटेशन होना है। इम्प्लांटेशन मान के ये वाला पोर्शन इम्प्लांटेशन दिखा रहे हैं आपको, जो येलो कलर का पोर्शन है इम्प्लांटेशन इसी वाला पोर्शन में होना है, इम्प्लांटेशन होना है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर कहीं से काम नहीं बना तो चौथा काम क्या करेंगे, एक ही रामबाण है कि हम चौथे काम को यहाँ पर इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम कहानी की तरह अगर इसको हम समझें एक तरह से, तो इसका एक समरी है, बहुत जल्दी याद आएगा आपको। सबसे पहले आपको ये एज्यूम करना है, ये जो ओवम है ये मेरा एक ओवम, अगर आप मूवीज की तरफ लेकर चलिए इसको, तो ये मूवी एक तरह की हीरोइन हो गई अपनी, और ये जो स्पर्म है ये हीरो है। और हीरो और हीरोइन का मीटिंग तय हुआ है कि हमको किसी भी हालत में इन एनी हाउ कंडीशन हमको एम्पुला पा के मिलना है। इन दोनों का पहले से टारगेट तय है कि एम्पुला पाकर मिलना है। और लेकिन ओसीपी का भी एक टारगेट है, ओसीपी भी चाहता है कि इन दोनों को मिलने नहीं देना है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हीरोइन सबसे पहले क्या कर सकती है, हीरोइन के पास अपॉर्चुनिटी, हीरोइन क्या करेगी, हो सकता है ये कि यहाँ से निकल करके फिलिपियन ट्यूब में चला जाए। अगर सिक्योरिटी लगाया, कोई भी दिक्कत हो रही है, किसी तरह वो यहाँ पर पहुँच गई, अगर किसी भी तरह पहुँच गई, अगर फिलिपियन ट्यूब ट्यूब में पहुँच गई तो ओवुलेशन अगर हो गया तो यहाँ पर फर्स्ट बैरियर काम नहीं करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिलिपियन ट्यूब मोटिलिटी को रोकना पड़ेगा, फिलिपियन ट्यूब मोटिलिटी को रोकना पड़ेगा। अगर किसी भी कारण से अगर फिर भी, मतलब एक तरह से देखिए कि फिलिपियन ट्यूब मोटिलिटी क्या है, एक तरह से हीरोइन की फ्रेंड्स है जो इसको क्या कर रही है, स्पर्म तक पहुंचा रही है। तो अगर ये किसी कारण से अगर फिलिपियन ट्यूब मोटिलिटी भी काम नहीं किया, अगर इसकी फ्रेंड ने किसी तरह मीटिंग, मतलब उसको अप्रोच कर दी, वो किसी भी तरह एम्पुला तक पहुंच गई, तो आपको यहाँ अगर जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगी, हीरोइन पहुंची, तो क्या होगा यहाँ पर, तो मतलब हीरो को भी आना तय था, पहले से डिसाइडेड था। तो अगर यहाँ पर हीरो और हीरोइन अगर यहाँ पर पहुँच गए तो यहाँ पर आपको फर्टिलाइजेशन तय है, होना है किसी भी कंडीशन में। और और इस हीरो को भी हमको किसी भी तरह रोकना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों की मीटिंग को रोकते हैं। सबसे पहला तो हम ओव्यूलेशन को रोक देंगे, अगर ओव्यूलेशन अगर नहीं रुक, दूसरा कंडीशन फिलिपियन ट्यूब मोटिलिटी को रोक देंगे। तीसरा कंडीशन बनेगा हम कि सर्वाइकल म्यूकस जो है उसको थिकेंड एंड हॉस्टाइल बना देंगे, जिसके कारण स्पर्म का पेनिट्रेशन बहुत लो हो जाएगा। अगर किसी भी तरह अगर हीरो हीरोइन इतना सिक्योरिटी के बाद मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, हो गया, तो अब हम क्या करेंगे कि मतलब एक तरह से विलेन का काम करना है। इसमें क्या करना है, हमको इम्प्लांटेशन को ही रोक देना है। जो फर्टिलाइजेशन जायगोट बन करके यूटेरस में इम्प्लांट होना था, इम्प्लांटेशन होना था, जहाँ से बेबी बनता, हम उसको ही मेन चीज़ को ही रोक दे रहे हैं, वहाँ पर हम प्रिवेंट द इम्प्लांटेशन कर रहे हैं। तो आपको ये वाला समझ में होना चाहिए, पहला सेकंड थर्ड ये फोर्थ ओसीपी यही 4 पोर्शन पर काम करते हैं, पांचवा पोर्शन नहीं होता ओसीपी को काम करने का तरीका। अब हम बात कर रहे हैं कि आपने तो ये डायग्राम से समझ लिया। अब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का जो होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होता क्या, मतलब इसका भी एक ये है, जैसे ओसीपी है अपना ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसका कैटेगरी होता है कि यार ये कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का पिल्स होता है। क्योंकि अब अगर आपकी बात करें हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, सबसे पहला पिल्स होता है कंबाइंड। सबसे पहला कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब है कि आप सबसे पहले हम लिख देते हैं कंबाइंड। सबसे पहले है ये कंबाइंड लिखा हुआ है, वो सीपी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अगर हम सेकेंड की बात करें, ये थोड़ा सा सही से नहीं लिखाया, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। ये है अपना कंबाइंड, कंबाइंड वो सीपी। और दूसरा जो होता है, एक होता है क्या, इसको बुलाता है क्या, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, इसको बुलाता है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स।
प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें ओनली प्रोजेस्टेरोन की क्वांटिटी होती है। अगर ओसीपी देना है, और इसको मिनी पिल्स भी बोलते हैं। मिनी पिल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन नहीं होता है, इसको बनाता है मिनी पिल्स। मिनी पिल्स। और तीसरा अपना होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी होता है, तीसरा होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इमरजेंसी सीपी मतलब क्या है, इसका 3 पोर्शन: कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसमें क्या होता है, इमरजेंसी और जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इसको हम एक बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉर्निंग आफ्टर। सही से नहीं हो रहा है, कर देता हूँ। इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम मॉर्निंग इसको बोलते हैं क्या, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स। इसी को बुलाता है पोस्ट क्वाइटल पिल्स। इसी को बुलाता है पोस्ट क्वाइटल पिल्स। इसी को बुलाता है मॉर्निंग आफ्टर पिल्स और पोस्ट क्वाइटल पिल्स। मॉर्निंग आफ्टर पिल्स का तो मतलब है, आफ्टर का मतलब क्या है कि अगर मॉर्निंग मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, तो आपको पता चल गया कि मतलब डिस्चार्ज हो गया, तो आपको उसके बाद लेना है, इसलिए आप आफ्टर वर्ड यूज हुआ है। अगर हम बात करते हैं अब इस हर पोर्शन का बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि ओरल कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या है। कंबाइंड का मतलब क्या है कि आपको कंबाइंड इसीलिए वर्ड यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर कम्बिनेशन है। किसका कम्बिनेशन है, तो इस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन का। इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन इसलिए बुलाता है, इसको बुलाता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बुलाया जाता है। और इस्ट्रोजन को क्या होता है, मतलब जो इस्ट्रोजन होता है, इसका होता है इथिनाइल स्ट्रेडोयुल बोला जाता है, इथि और पी और जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसको एलएनजी बोला जाता है। मतलब एक तरह से आप समझे तो इसको हम मतलब समझ लीजिए, एस्ट्रोजन को हम बोलते हैं इथिनाइल और एस्ट्राडायोल बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसको लेना कब है, सबसे पहले तो क्या है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होता है जिसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों होते हैं, तो इसका होता है 21+7। आपको बाद में बताएंगे कि इन दोनों का है क्या। 21+7 होता है, और इसमें क्या है कि 21+7 जैसे कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, 21+7 क्यों दिया गया है, क्योंकि क्या था कि हमको 21 डे तक, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 21 डे तक हमको पर डे लेना है। आपको एक टेबलेट लेना है, एक पत्ता होता है, और 7 दिन नहीं लेना है हमको, मतलब 7 दिन पिल्स को यूज नहीं करना है। तो पहले होता था क्या कि हम जो टेबलेट, अगर हम 7 दिन का टेबलेट नहीं देंगे, अगर हम किसी वुमन को हमने एक दे दिया, आप 21 गोली दे दिया, हमने बोला कि ये आपका ये है, आपको 1 से 21 डे तक आपको यूज करना है, और 7 दिन बीच में गैप छोड़ना है, फिर अगले यूज करना है। वो औरत क्या की 1 से लेकर के 21 दिन तक तो प्रेगनेंसी पिल खाई, लेकिन 21 दिन के बाद वो हैबिट हो जाता आदमी का। वो मतलब वो क्या कि वो भूल गई, वो मतलब वो क्या कि 21 दिन के बाद 22वां दिन भी ले ली, 23वां दिन भी ले ली, मतलब क्या उसको याद नहीं आ रहा है। मतलब 21 दिन ले ली, फिर बीच में गैप कर दी, क्योंकि 21 दिन के बाद उसको अगर कोई अगर अगर सपोज कीजिए अगर कोई लेडीज आई, आप क्या कि उस लेडीज को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दिए, 21 गोली दे दिया, आपने बोला कि 21 दिन तक खाना है, बीच में 7 दिन गैप करना है, फिर स्टार्ट करना है। वो औरत 21 दिन तक खाई, 21 दिन के खाने के बाद वो हो सकता है, अगर औरत कॉन्शियस नहीं हो, अगर वो नहीं इतना चीज़ें सोचती हो, तो हो सकता है 22वां दिन भी खा ले, 23वां दिन भी खा ले, कहीं से पत्ता ला करके वो टेबलेट ला कर खा ले। तो उससे बचने के लिए क्या किए हम लोगों ने, 28 डेज की टेबलेट तैयार की। हमने उनको बोला कि 28 डेज का टेबलेट है, आपको खाने नहीं खाने का झंझट ही खत्म है। आप 21 दिन तक इस खाओ, 7 दिन तक इसी टेबलेट को कंटिन्यू करो। और हमने क्या किया, एक ही टेबलेट में 21 दिन वाले जो डोजेज थे उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को कंबाइन कर दिया, और 7 दिन वालों में जहाँ पर हमको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं देना चाहिए, जहाँ पर हम चाहते थे कि वुमन
टेबलेट का यूज नहीं करे, उस दिन हमने क्या किया, उस टेबलेट में आयरन को दे दिया। आयरन, क्योंकि वुमेन में आयरन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो 7 दिन वाले 7 दिन को तो हम आयरन से डिस्प्लेस कर दिए, यहाँ पर आयरन डाल दिए, और 21 दिन वालों में हमने इस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दे दी। इससे क्या होगा, वुमन किसी भी औरत के ऊपर साइकोलॉजिकली वैसा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो उसको लगेगा कि 28 दिन तक हमको खाना है टेबलेट, पर डे ले रही है, पर डे ले रही है, तो उसको उसके लिए थोड़ा सा यूजेज आसान हो जाएंगे। और 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 क्योंकि और इसके लिए जो होता था, तो एक पत्ता में 28 गोली ही दिया था, 28 टेबलेट्स का एक पूरा पत्ता आता है, उसके ऊपर सब कुछ रहता है, आपको पर डे यूज करना है। अगर कोई वुमेन है, अगर गलती से उसने क्या किया है कि एक दिन गैप कर दिया, अगर इस टेबलेट में से अगर एक दिन गैप कर दी, तो उसको क्या करना है कि अगर नेक्स्ट डे जैसे ही लेना है, तो उसको 2 पिल ले लेना है। पहले वाले पिल का भी डोजेज ऐड होना चाहिए, और दूसरे वालों का मतलब क्या, अगर अगर आज कोई वुमेन नहीं ली और कल उसको पता चला कि हमने तो पिछले दिन पिल्स नहीं खाई थी, तो उसको क्या करना, 2 टेबलेट लेना है उसमें से, उस टेबलेट से जहाँ से छूटा था वहाँ से 2 टेबलेट को निकालना है, और अपने तुरंत और ओरली ले लेना है। लेकिन एक बात ये भी है, अगर ये टेबलेट को 2 दिन से ज़्यादा गैप हो गया, तो ये फिर कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव काम नहीं करेगी आपको, तब आपको कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मतलब इस कंडीशन में फेल हो जाता है, आप एक दिन से ज़्यादा गैपिंग नहीं कर सकते हैं। और प्रोजेस्टेरोन वनली पिल्स में क्या होता है, और ये और ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इसका कुछ दिक्कत भी है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का सबसे बड़ा दिक्कत ये होती है, अभी के डेट में प्रॉब्लम होता है कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग करता है। आपको हम ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग बताते हैं क्या है। ये है ब्रेक ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग। ये ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग क्या है, मैं उसके बताता हूँ। ये ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग आखिर क्यों हो गई, हमने कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दिया था कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, लेकिन पर वुमेन में तो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो गई। ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मतलब होता है कि हमने जैसे कि ब्लीडिंग का मतलब क्या है, कि ब्रेक थ्रू मतलब क्या है कि किसी भी वुमन में क्या था कि 21 डे के बाद ब्लीडिंग, मतलब 7 दिन का जो होता है ब्लीडिंग फेज, उस फेज में ब्लीडिंग होना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो उसमें ब्लीडिंग फेज होता है 60 डे का, 7 डेज का होता है। अगर 7 डेज से पहले 1 to 21 डेज के बीच में अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, तो उसको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कहते हैं। उसका रीजन क्या है आपको समझना पड़ेगा। आखिर आखिर ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हुई क्यों, इसमें होता है क्या कि हमने वुमन को बोला कि 21 दिन तक आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेना है। मतलब क्या, बाहर से हमने वुमन के बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन डाल दिया। और वुमेन का शरीर क्या होता है कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के वेरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, मतलब क्या, फर्टिलिटी फेज में बहुत ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होता है। हमने क्या किया कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जैसे ही डाला, तो क्या क्या कि 21 डेज तक तो उसको बोल दिया था कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेना है। तो जैसे ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करता है, तो ह्यूमन बॉडी जो होता है कि उसको टोलरेट नहीं कर पाता है। वुमन जो बॉडी होता है उसको टोलरेशन नहीं कर पाता है। जैसे ही टोलरेट नहीं कर पाएगा, उसके कारण क्या होता है कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होता है। आपको ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग का मेन रीजन यही गोली है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन लेवल धीरे धीरे बढ़ जाता है, वुमन का शरीर उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, जिस कारण ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होता है। अब ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग को तो हमको अगर हो गया, हमने कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दिया कि भाई आपको मतलब प्रेगनेंसी नहीं होगी, लेकिन प्रेगनेंसी तो रुक गई, लेकिन प्रॉब्लम दूसरा स्टार्ट हो गया कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। 7 दिन से पहले ब्लीडिंग हो गई, तो वो तो और दिक्कत वाली प्रॉब्लम हो गई वुमन्स के लिए। तो हमको उसको रोकने के लिए एक और फेजिक पिल्स देते हैं। वुमन को हम बोलते हैं कि आपको एक फेजिक पिल्स लेना पड़ेगा। फेजिक पिल्स, फेजिक पिल्स इसको रोकता है। ये फेजिक पिल्स क्या करता है कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग को जो होता है उसको रोकता है। आखिर फेजिक पिल्स क्या होता है, फेजिक पिल्स में क्या है कि फेजिक पिल्स इसलिए बोला था क्योंकि फेज में होते हैं। जैसे कि आपको बात करें, इसमें फेज होता है। जैसे फेजिक पिल्स है, तो इसमें आपको फेज में बता रहा हूँ कितना फेज है। सबसे पहला फेज होता है अपना मोनोफेजिक। मोनो सबसे पहला तो अपना मोनोफेजिक हो गया। दूसरा होता है बाईफेजिक। दूसरा होता है बाईफेजिक। और तीसरा जो होता है सबसे लास्ट में, ये होता है ट्राईफेजिक।
मोनोफेजिक में क्या होता है कि हम मोनोफेजिक की जगह टेंशन नहीं लेते हैं, हमको पता है कि इसमें क्या होता है, नॉर्मल ओसीपी दे देते हैं, नॉर्मल ओसीपी दे देंगे, वो सही हो जाएगा, मतलब उसकी जो ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग वो स्टार्ट हो जाएगी। और नॉर्मल ओसीपी में क्या है कि 21 डे तक मतलब आपको एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नॉर्मल देना है, वो सही हो जाएगा। बेसिक में क्या होता है, बायफेजिक बायफेजिक में क्या होता है कि बायफेजिक में जो हम देते हैं, बायफेजिक में जैसे 2 फेज होता है, 1 से 10 डेज, 1 से 10 डेज तक हम क्या करते हैं, बायफेजिक 2 फेज हो गया। इसमें क्या करते हैं कि एस्ट्रोजन कंटेंट तो सेम होता है, एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन सेम होता है, इसमें एस्ट्रोजन सेम होता है, लेकिन लेकिन ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है, ये प्रोजेस्टेरोन लेस होता है, डिक्रीज होता है, मतलब कम होता है, मतलब लेस अमाउंट में होता है बायफेजिक में। और 11वां से जो 21 दिन, अब ये हो गया एक एक फेज हो गया, और 1 से 10 तो था, अब क्या है 11 से 21, 11 से 21 में क्या करना है, इसमें भी क्या है, एस्ट्रोजन तो सेम होता है, एस्ट्रोजन सेम है, लेकिन क्या है, प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज हो जाता है, धीरे धीरे जा करके इंक्रीज करता है, इसको बायोफिजिक में ये है, मतलब 1 से 10 डे तक एस्ट्रोजन सेम, प्रोजेस्टेरोन कम रहेगा, लेस रहता है, 11 से 21 दिन तक एस्ट्रोजन भी इसमें सेम रहता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है, ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। और ट्राइफेजिक में तो हमेशा याद रखना है, ट्राइफेजिक में ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, इसमें प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज करता है ट्राइफेजिक वाले केस में। अब तो आपको इतना बात आपको पता चल गया कि आपको ये है। अब क्या है कि मोनोफेजिक, बायफेजिक और ट्राइफेजिक, नोमोफेजिक और नॉर्मल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दे देंगे। बायफेजिक में क्या होता है, 1 से 10 और 11 से 21, 1 से 10 में तो एस्ट्रोजन सेम होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल लेस क्वांटिटी में होती है, 11 से 21 एस्ट्रोजन सेम होता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन धीरे धीरे इंक्रीज करता है। और ट्राइफेजिक में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन का लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करते ही जाएगा ट्राइफेजिक वाले केस में। अब हम बात करते हैं कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, तो उसका क्या होता है कि इसका कुछ आपको जैसे ओसीपी है। अब हम बात करते हैं कि साइड इफ़ेक्ट का, अगर अगर कोई वुमेन ले रही है तो उसको हमको साइड इफ़ेक्ट भी बताना पड़ेगा, साइड इफ़ेक्ट का भी बारे में पता होना चाहिए कि आखिर वुमेन के साथ क्या क्या दिक्कत हो सकती है। साइड इफ़ेक्ट है, और सबसे खतरनाक साइड इफ़ेक्ट तो कंबाइंड का करता है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होते हैं। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब ये क्या साइड इफेक्ट की बात करते हैं, तो साइड इफेक्ट में क्या होता है कि 3 तरह होता है, या तो माइल्ड होगा, मॉडरेट होगा, सीवियर होगा। तो हम तीनों की बात करते हैं, क्या माइल्ड, मॉडरेट, कंबाइंड में। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इसको हम ब्लू से दिखाते हैं, ये अपना हो गया माइल्ड, ये अपना हो गया मॉडरेट, मॉडरेट, और ये अपना हो गया सीवियर। ये तीन तीन प्रॉब्लम हो सकता है अगर कि कोई भी लेडीज ले रही है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कंबाइंड वाला, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों कंबाइंड था, उसमें तो 3 चीज़ें होगी, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड माइल्ड में क्या होता है, जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं ये ज़्यादा खतरनाक नहीं, जो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है ये नॉर्मल्स होता है। नॉर्मल का मतलब क्या है कि नोजिया, वोमिटिंग जो आपको होता था, तो जैसे ही साइड इफ़ेक्ट अगर नॉर्मल हो रहा है तो हम ओसीपी बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल है तो उतना से हम काम कर देंगे। तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखना है कि अगर कोई लेडीज़ को आपने ओसीपी दिया, अगर वो कंबाइंड ओसीपी देने के बाद वो बोली कि नोजिया, कि अगले दिन आई कुछ दिन बाद हमको नोजिया होता, वोमिटिंग होता, तो उस कंडीशन में आपको कभी भी ओसीपी को बंद नहीं करना है। मतलब क्या, ओसीपी को बंद नहीं करना है, ओसीपी को इस कंडीशन में ओसीपी को चालू रखना, ये नहीं कि अगर आया तो हमने ओसीपी को बंद किया, कंट्रासेप्टिव पिल्स को बंद किया, पिल को बंद नहीं करना, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट है। कुछ दिन के बाद बॉडी रिकवर हो जाता है, इसके लिए कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट में भी आपको क्या क्या नॉर्मल है, तो इसी इसी ट्रिक से याद कर लीजिए। नॉर्मल में सबसे पहले क्या होता है, नॉर्मल ही वर्ड रखते हैं, नॉर्मल। इसमें जो आपको माइल्ड वाले जो सिम्टम्स आएंगे, नोज एन से क्या हो गया आपका, नोजिया, नोजिया हो गया। ओ से क्या हो गया, इडीमा, ये आपका क्या साइड इफ़ेक्ट है। और आर से क्या होगा, रिकरेंट हेडेक,
जो हेडेक होता है वो बार बार होगा उस लेडीज को, रिकरेंट हेडेक, HCH, रिकरेंट हेडेक। और M से क्या होगा, मेस्टेल्जिया, MASTTALGIA। और ए से यहाँ पर होता है कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग, और जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो जाएगा पेशेंट के अंदर। वही एबनॉर्मल ब्लीडिंग का मतलब क्या है कि ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, जो कि हमने टेबलेट दिया था और वो 21 दिन से पहले ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया, एबनॉर्मल ब्लीडिंग। और एल से होता है कि लॉस ऑफ विड्रोल ब्लीडिंग। मतलब कि आपको यदि माइल्ड वाले पेशेंट के अंदर अगर हमने कंबाइंड साइड इफेक्ट नॉर्मल होगा, नोजिया होगा, एडिमा होगा, रिकरेंट हेडेक होगा, मेस्टेल्जिया होगा, एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगा, लॉस ऑफ विड्रोल ब्लीडिंग होगा। अगर विड्रो करेंगे तो ब्लीडिंग होता है विड्रोल आने के कारण। और मॉडरेट वाले में अगर हम देखिए, मॉडरेट वाले पेशेंट के अंदर, तो मॉडरेट वाले पेशेंट में क्या हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ओसीपी बंद करना या ओसीपी को चलते देना रहना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो सिम्टम्स होता है सबसे पहले तो होता है पेन हो रहा है आपको, बॉडी पेन सब हो जाएगा एक ही में। इसमें क्या होता है, पेशेंट का वेट गेन हो जाता है। तीसरा होता है ये आपको साइड इफेक्ट पता होना चाहिए कि मॉडरेट में एसनी हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि कंफर्म नहीं है, इसमें तो डेथ नहीं होगा आपका, मतलब ये मॉडरेट है लेकिन डेथ नहीं होगा। तो हमारे ऊपर हम चलते रहना चाहते हैं कि अगर ज़्यादा दिक्कत बढ़ गई तो हम मॉडरेट वाले में अगर आया तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को बंद कर देंगे। और सीवियर में तो ओसीपी को बंद ही कर देना, सीवियर कंडीशन में ओसीपी को बंद कर देना। और सीवियर में क्या होता है, ओसीपी नहीं देंगे। इसका सबसे पहले आता है ट्रिपल फोर सी, इसका साइड इफेक्ट है। पहला सी से आता है कोलिएस्टेसिस, तीसरा से होता है सीएनएस, सीएनएस वाला साइड इफेक्ट आएगा। सीएनएस में क्या होता है, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रॉब्लम है। तीसरा होता है कि सीएनएस की है डिप्रेशन, वो सीवियर वाली कंडीशन में जो वुमेन होगी हमेशा डिप्रेस रहेगी। डिप्रेशन, और इसका मतलब होता है कैंसर, और ये कैंसर का भी बढ़ा देता है ये रिस्क। जो सीवियर कंडीशन में है ये कैंसर भी बढ़ा देगा। और ये कैंसर जो बढ़ता है, अगर हम बात करें, ये जो कैंसर जो है ये क्या करता है, ये दो तरह के, ये क्या करेगा आपको, ये ये ब्रेस्ट कैंसर, ये ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, ये है। और दूसरा क्या है, डिक्रीज, और ये जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है ये क्या करेगा, ब्रेस्ट कैंसर को और सर्वाइकल कैंसर की इसको तो इंक्रीज कर सकता है, लेकिन ये क्या करता है, इंडोमेट्रियल को सप्रेस करता है। जो इंडोमेट्रियल कैंसर होता है और जो ओवेरियन कैंसर है इसको कम करता है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई वुमेन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले रही है और उसको सीवियर आ गया, प्रॉब्लम हो गया है, तो सीवियर कंडीशन में सबसे पहले हमको ये सोच पता होना चाहिए कि इस वुमेन के अंदर कैंसर डेवलप हो सकते हैं। और उसमें भी ये भी पता होना चाहिए किस टाइप का कैंसर। सबसे पहला पॉइंट है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और इंडोमेट्रियल ओवेरियन कैंसर को सप्रेस करता है। मतलब क्या, उस पेशेंट के ऊपर हम एक्स्ट्रा मतलब हम उसको चेक करते रहते हैं उस पेशेंट को, कहीं उसको ब्रेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, सर्वाइकल पोर्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि कैंसर के रिस्क ज़्यादा होते हैं तो आगे चलकर लीथल हो सकता है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देने के बाद उस पेशेंट को अगर कैंसर हो रहा है, मतलब उसको थोड़ा सा चेकअप आपको उसके
मतलब इंटरेक्ट करना पड़ता है पेशेंट से आपको बार बार कि आपके ब्रेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि चांसेस बढ़ रहे हैं कैंसर का जो कि लीथल है। अब दूसरा हम अगर बात करें तो ये पहला तो अपना ख़त्म हो गया। दूसरा है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, ये पीओपी। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, सीधी सी बात है, इसमें ओनली हम प्रोजेस्टेरोन दे रहे हैं, एलएनजी। इसमें इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स में हम क्या दे रहे हैं, एलएनजी ओनली, एलएनजी। तो सीधी सी बात है कि लेस इफेक्टिव होगा, और जो कंबाइंड से लेस इफेक्टिव होती है। और क्या एक्चुअली होता क्या है कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म का रिस्क के चलते क्या करता है, अगर जैसे कि इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो जाता है, सीवियस हो जाता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म बहुत फियरफुल प्रॉब्लम होती है किसी भी, चाहे ह्यूमन हो या कोई मैन हो, किसी वुमन या कोई मैन हो। तो हम उससे बचने के लिए हम नहीं चाहते हैं कि थ्रोम्बो एम्बोलिज्म वाली प्रॉब्लम हो, तो हम उसको कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं दे करके पीओपी दे देते हैं, ताकि भाई कम से कम एम्बोलिज्म तो नहीं हो, क्योंकि ये कार्डियक अरेस्ट कर सकता है तुरंत किसी भी जा करके। अगर कोई वुमेन है वो प्रेगनेंसी के लिए पिल ले रही है और उसको पता चले कि 10 दिन के बाद उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में हम कंबाइंड छोड़ करके पीओपी देते हैं। और पीओपी और क्या कहता है कि जो लैक्टेशन पीरियड होता है, अगर कोई वुमेन मतलब लैक्टेशन पीरियड है उसका, और उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा पीओपी होता है। पीओपी ड्रग ऑफ चॉइस किस कंडीशन में होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होता है लैक्टेशन पीरियड में। अगर कोई मदर है, अगर लैक्टेशन पीरियड है, ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड हम ड्रग ऑफ चॉइस पीओपी देते हैं। और तीसरा क्या है, तीसरा है इमरजेंसी। तीसरा क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब है आपको कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें क्या होता है, सबसे पहला होता है कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, सीओसीपी। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या है कि कोई कोई वुमेन थी, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर ली, और सेक्स करने के बाद उसको क्या करना है कि 4 टेबलेट खाना है तुरंत इमरजेंसी कंडीशन में, 2 टेबलेट अलग प्लस 2 टेबलेट, दोनों का डोज अलग अलग है। क्या क्या करना है आप बता रहा हूँ आगे। जो पहला 2 टेबलेट है, ये 2 टेबलेट को तो इमीडिएटली ले लेना है। अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, अगर आपको लग रहा है कि मतलब जैसे कि प्रेग्नेंट हो सकती है, आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, तो तुरंत 2 टेबलेट को ले लेना है, इमीडिएटली ले लेना है। और ये 2 टेबलेट को आफ्टर 12 आवर लेना है। ये दो को तो इमीडिएटली लेना है, और ये जो 2 टेबलेट है उसको 12 आवर के बाद ले लेना है। तो आपको प्रेगनेंसी के चांसेज कम रहेंगे, मतलब ये रिस्क को कम कर देती हैं। और दूसरा बात करें हम, अगर हम दूसरा बात करें, प्रोजेस्टेरोन प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स जो होता है इसका डबल डोज दे देते हैं। ये इसका हम 2 टाइम्स डोज दे देंगे, मतलब कि इसका डबल डोज दे देंगे उस कंडीशन में, इमरजेंसी वाले कंडीशन 2 टाइम्स कर लिख दिए आपको, डबल डोज दे देंगे। और थर्ड में क्या है, थर्ड में एक ड्रग आजकल आया है, नया बना है, इसको बनाता है मिफ्रोमाइफेस्टोन। इमरजेंसी में एक नया ड्रग बना है, इसको बनाता है माइफेस्टोन। इसको ऊपर कर देता हूँ। इसको बोलता है माइफेस्टोन बोलता है। इसका क्या होता है, सिंगल टेबलेट ही काम करता है, सिंगल टेबलेट देकर ख़त्म करना है। और चौथा होता है यूलिप्रिस्टोल होता है, यूली यूलिप्रिस्टोल क्या होता है, ये 30 mg का टेबलेट होता है, 30 मिलीग्राम का टेबलेट होता है इसका, 30 मिलीग्राम टेबलेट होता है। और ये प्रोटेक्ट करता है किससे, आपको प्रेगनेंसी से प्रोटेक्ट करेगा 5 डे तक। अगर आपने 5 दिन तक ले लिया, 5 दिन के अंदर, मतलब 120 आवर के अंदर अगर आपने ले लिया यूलिप्रिस्टोल, तो आप प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। इसका सबसे पहले तो माइफेस्टोन, और दूसरा यूलिप्रिस्टोल। यूलिप्रिस्टोल जो होता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से बनाती है, 30 मिलीग्राम का टेबलेट होता है, और 5 डे के अंदर आपको ले लेना है। आपको इतना तो है।
बस ये तो आपको इतना आपको ये पता होना चाहिए कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या हैं, वो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स क्या हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या हैं, और ये फेजिक पिल्स क्या होता है, 21+7 क्या होता है, और मोनोफेजिक बायोफेजिक ट्राइफेजिक क्या होता है, और सबसे पहले माइल्ड मॉडरेट और सीवियर में साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है, नॉर्मल एसिनिवेटिगन क्लोजमा, और सीवियर में तो आपको पता है ट्रिपल फोर्थ दे देना, कोलिएस्टेसिस, थ्रोम्बोइम्बोलिज्म हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, कैंसर हो जाएंगे, ब्रेस्ट और सर्वाइकल का तो बढ़ा सकता है, इंडोमेट्रिया कम कर देगा। और प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स में एलएनजी की बात करते हैं, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है, क्योंकि थ्रोम्बोइम्बोलिज्म का चांस बढ़ने से अच्छा है कि हम पीओपी दे देंगे ताकि थ्रोम्बोइम्बोलिज्म के लिए प्रॉब्लम नहीं हो। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें तो हम देते हैं कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे देते हैं इमरजेंसी कंडीशन, 4 टेबलेट देंगे, 2 टेबलेट तो तुरंत दे देते हैं और 2 टेबलेट बाद 12 आवर के बाद देते हैं, सेक्स के बाद। और प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स क्या होता है कि 2 टाइम कर देते हैं, मतलब क्या 2 बार देते हैं, सिंगल टेबलेट यूज मतलब क्या डबल डोज दे देते हैं। और मिफ्रिप्रिस्टोल का तो आपको सिंगल टेबलेट यूज करना है, और यूलिप्रिस्टोल ये जो 30 मिलीग्राम टेबलेट होता है, और ये 5 दिन के अंदर आपको ले लेना है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी। बस ये आज का इतना ही वीडियो, थैंक यू इसके लिए।